अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो किंगडम प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने बीच में लेफ़्ट कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर में हमारे पास जो आता है, सबसे पहले एक तो ये बात पता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। और इसमें जो है वो हमारे पास कुछ लेयर्स मौजूद हैं, कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि क्या हेल्प कर रही है, बैक्टीरिया की कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल है। तो सबसे पहले जो आ जाती है हमारे पास आती है सेल वॉल, ठीक है। सबसे हमेशा आउटर पे क्या मौजूद होगी, सेल वॉल होगी। ये आपके पास सेल वॉल है, ठीक। सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी या मेम्ब्रेन होगी या वॉल होगी, वो आपके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी। फिर उसके अंदर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए या सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, ठीक है। सेल वॉल के बाद जो सेकेंड नंबर पे वॉल आ रही है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही है। उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज में आउटर वॉल, सेल वॉल के बाहर भी एक वॉल मौजूद है जिसे कैप्सिड या कैप्सूल कहा है, कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। वो कुछ बैक्टीरिया में मौजूद है और कुछ में नहीं है, कैप्सूल मौजूद है, सही। इसके बाद बैक्टीरियल कैप्सूल के बाद सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो देखते हैं। ये आपके पास आ गया न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स में क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। बीच में आपके पास प्लाज्मिड मौजूद है यहाँ पर, जो क्या हेल्प करता है, प्लाज्मिड जो है आपके पास वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो ट्रांसमिट के तौर पे, एज अ वेक्टर के तौर पे हेल्पफुल है प्लाज्मिड। बीच में से यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ये पिंक कलर का जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है जिसमें आपके पास ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी। बीच में राइबोसोम्स मौजूद हैं यहाँ पर, जो क्या हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ से बेसल बॉडी से, यहाँ एक बेसल बॉडी मौजूद है, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल के नीचे वाले एरिया पे एक बेसल बॉडी मौजूद है जिसमें से क्या अराइज हो रहा है, फ्लैजेलम। ये रहा फ्लैजेलम, ठीक है। अच्छा, फ्लैजेलम के बाद आपके पास आ जाती है चीज़ पिलाए। पिलाए आपके पास क्या होता है, यहाँ पर पिलाए जो है मौजूद है, ठीक है। पिलाए क्या हेल्प करता है, पिलाए आपके पास कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल है। कॉन्जुगेशन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये उसमें हेल्पफुल है। उसके बाद हमारे पास बीच में मौजूद है कंप्लीट जो है वो आपके पास क्या है, कंप्लीट आपके पास फिब्रियम्स है, ये फिब्राई है। इसकी आपके पास इतनी ज़्यादा यूजेज मेंशन नहीं है, जबकि इन जो चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी हैं इनकी, ये आपकी उसमें मौजूद है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग है, वो मीजोजोम्स हैं। मीजोजोम्स आपके पास किस चीज़ में हेल्पफुल हैं, मीजोजोम आपके पास सेल डिवीजन में हेल्पफुल है। ये सेल डिवीजन में रिप्लिकेशन करवाते हैं बैक्टीरियाज की, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं बैक्टीरियाज की मीजोजोम। कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल जो है वो आपके पास वो इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई, इस बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर आ गया बैक्टीरिया का, कि किन किन चीज़ों पे वो कंसिस्ट करता है और वो क्या फंक्शन आगे रखती हैं। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला, बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें जो है फ्लैजिला की बेसिस पे सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाती है ए ट्राइकस, जिसमें क्या है, कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं है। फिर आ जाती है मोनोट्राइकस, जिसमें सिंगल पोलर फ्लैजिलम मौजूद है, यानी कि एक पोल पे फ्लैजिला मौजूद होगा। लोफोट्राइकस का मतलब क्या है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, यानी 3 से 4 जो है वो फ्लैजिलाज मौजूद होंगे एक पोल पे। देखें, इज एट वन पोल, एक ही पोल पे 3 से 4 मौजूद होंगे। एम्फीट्राइकस आपके पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑन द बोथ पोल्स, यानी कि क्या होगा, फ्लैजिला किस तरफ होगा, दोनों पोल्स के ऊपर होगा। फिर आपके पास आता है पेरीट्राइकस, फ्लैजिला ऑन होल सेल, यानी कि पेरीट्राइकस का मतलब कि वो पूरे सेल के ऊपर फ्लैजिलाज मौजूद होंगे, ठीक। ये इसकी डायग्राम है। पेरीट्राइकस आपके पास क्या है, कंप्लीट पूरे सेल के ऊपर मौजूद होंगे फ्लैजिलाज, ये लिखा हुआ। ए ट्राइकस का मतलब कोई फ्लैजिला उसके ऊपर मौजूद नहीं होगा। मोनोट्राइकस का मतलब एक ही फ्लैजिला होगा और एक ही पोल पे होगा। एम्फीट्राइकस का मतलब ये एक एक फ्लैजिला दोनों पोल्स पे मौजूद होंगे। और लोफोट्राइकस का क्या मतलब है कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद होगा, या 3 से 4 फ्लैजिलास एक पोल पे मौजूद होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की जो है वो आपके पास मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ जो हैं ज़्यादातर जो है आपके पास वो हेट्रोट्रॉपिक हैं और कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं। अच्छा, अब हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक आर दोज विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, ऐसे बैक्टीरियाज जो
अपना फूड खुद प्रिपेयर ना कर सकते हो या अपना ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड खुद प्रिपेयर ना कर सकते हो, खाना नहीं बना सकते हो, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। 3 टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉफिक की। पहली आती है सेप्रोफाइटिक, दूसरी आती है पैरासाइटिक एंड थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होते हैं? आर दोज विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड। ऐसे बैक्टीरियाज जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की टाइप्स 2 हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक से पता चल रहा है कि वो क्या होंगे, लाइट से अपना प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की टाइप्स पे चलते हैं। सेप्रोफाइटिक टाइप सबसे पहली थी। इसमें क्या होता है, गेट देयर फूड फ्रॉम दी डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इस बैक्टीरियाज में क्या करते हैं, अपना खाना जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। यानी कि डेड कोई भी चीज़ ऐसी है जो अब इस लाइफ में मतलब एग्जिस्ट नहीं करती और वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली ज़मीन में, मिट्टी में। तो अब उसको क्या हो खाना है, इन बैक्टीरियाज ने उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे स्मॉलर कंपाउंड्स में तोड़ देना है, क्योंकि लार्जर बड़े बड़े प्रोटीन्स को तो वो खा नहीं सकते, तो क्या करते हैं उन बड़े बड़े प्रोटीन्स को वो स्मॉलर कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं अपने एंजाइम्स की वजह से। उसके बाद आपके पास आता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर रहना पसंद करते हैं और वहीं से अपना खाना लेते हैं और थोड़ा सा उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इनमें अपने एंजाइम्स नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, उस होस्ट की बॉडी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इससे जो कुछ उसे मिल रहा होता है वो अपने होस्ट की बॉडी से ही खा रहा होता है या अपने लिए एनर्जी बना रहा होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को हार्म नहीं करते। फाउंड एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन विदाउट हार्मिंग होस्ट, यानी कि अपना खाना जो है ये उस वक्त अपने होस्ट को ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसे हार्म नहीं कर रहे, उसे कोई नुकसान नहीं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि ये वो बैक्टीरियाज हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास एक स्पेशल किस्म का पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि ग्रीन कलर का होता है और प्लांट्स में भी मौजूद है। ये हेल्प कर रहा होता है सिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प कर रहा होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में, प्लांट्स में तो आपके पास क्या यूज़ होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज़ की जाती है इंस्टीड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ लाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्लोरोफिल भी मौजूद होगा। ठीक है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया में मौजूद है, तो उसके नाम से मेंशन करा है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बन गया विद वाटर एंड सल्फर रिलीज हो जाएगी, जो कि यूज़ हो जाएगी सॉइल से, सॉइल यूज़ कर लेगी सल्फर। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो है वो केमिकल्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे अपना खाना। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा कर जो है वो कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे और उनसे अपना खाना लेंगे। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं वो जो सॉइल में मौजूद होंगे, वो आयरन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इन तमाम कंपाउंड्स से जो है वो क्या करते हैं, इनकी केमिकल ऑक्सीडेशन कर देते हैं और फिर उससे जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेना, इनहेल और एक्सहेल करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन किसी बैक्टीरिया को रिक्वायर हो, किसी को ना हो। ठीक है, सांस का यानी कि मतलब इनहेल करना ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाला, नॉर्मली जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तीन तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक, एनएरोबिक एंड फैकल्टेटिव। ठीक है, तो पहले एरोबिक पे चलते हैं। एरोबिक क्या है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इन बैक्टीरियाज को, जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, वरना ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी कि एरोबिक की ही टाइप में आ जाता है। ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब एनएरोबिक पे आ जाइए। एनएरोबिक वो होते हैं रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। ये वो बैक्टीरियाज हैं जो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायरेशन कर सकते हैं।
ठीक है। इनकी दो टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एरोबिक। तो इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेट में क्या होता है, रेस्पायर विदाउट इट, ठीक है। पहले आ जाए फैकल्टेटिव के ऊपर। फैकल्टेटिव में क्या होता है, यूज ऑक्सीजन बट कैन रिस्पायर विदाउट इट। सही, ऑक्सीजन तो ये यूज करेंगे फैकल्टेटिव, लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पायर कर सकते हैं। ऑब्लिगेट में क्या होता है, किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इनको ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होंगे, ये किल्ड होना शुरू हो जाएंगे, मर जाएंगे। फैकल्टेटिव क्या होते हैं, रेस्पायर विद और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है, विद और विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो भी ठीक, ये गुजारा कर लेंगे इसमें। ग्रोथ पे चलते हैं। ग्रोथ हमारे पास सबसे पहला आता है लैग फेज, ठीक है। लैग फेज में आपके पास क्या होता है, ये इनएक्टिव फेज है, बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन। इस फेज के अंदर बैक्टीरिया सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। फिर लॉग फेज आ जाता है। लॉग फेज में जो है आपके पास बैक्टीरिया ग्रो एंड डिवाइड रैपिडली, बहुत तेजी से बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं और डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने जैसे बहुत सारे बनाना शुरू कर देते हैं। स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब ही क्या है, रुका हुआ। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू द डेथ रेट, यानी कि बैक्टीरिया की जो जितने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी जितने बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, उतने ही क्या हो रहे होंगे, मर भी रहे होंगे, ठीक है। जितने बढ़ रहे होंगे उतने ही वो बैक्टीरियाज मर भी रहे होंगे। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन रेट और डेथ रेट दोनों जो है वो बराबर हो जाता है। उसके बाद आता है डेथ फेज। अब इसमें क्या होगा कि डेथ का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द मल्टीप्लिकेशन। डेथ रेट इज मोर रैपिड, यानी कि अब जितने बैक्टीरियाज होंगे वो मरना शुरू हो जाएंगे, यानी कि मरेंगे और मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले ज़्यादा मरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा प्रोसेस ना होता तो पूरी एरिया में या पूरी ज़िंदगी में सिर्फ बैक्टीरियाज ही बैक्टीरियाज नज़र आ रहे होते, ह्यूमंस ना होते, ठीक है। तो जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से वो मर भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें फूड नहीं मिल रहा होता, कहीं उन्हें स्कार्सिटी हो रही होती, कोई ना कोई ऐसा मसला हो रहा होता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही होती है, ठीक है। ओवर ग्रोथ की वजह से भी डेथ हो जाती है। तो इस निज़ाम की वजह से ही जो है ये इतने ज़्यादा नहीं बन पा रहे होते, वरना क्या हो, पूरी जगह पे बैक्टीरियाज ही मौजूद हो, ठीक है। तो डेथ फेज जो है वो डेथ रेट इज़ मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द मल्टीप्लिकेशन। डायग्राम देख लेते हैं इसकी। ये बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, और ये आपके पास टाइम है, यानी कि टाइम में कितना, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में क्या चेंजेस आती रहेंगी। पहले जो है लैग फेज है, यानी कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद इसने दो बना लिए, ठीक है। ये आपके पास जो फेज लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। लैग के बाद आ गया लॉग फेज, ठीक है। ये आपके पास हो गया लॉग फेज, जिसमें उसने क्या किया, डिवाइड कर दिए, वो अब डिवाइड हो गए। अब एक और फेज जो था स्टेशनरी फेज, इसमें क्या हो रहा था, आपके पास बैक्टीरियाज बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, और फिर अब वो क्या हो रहे थे, डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे। ये देखो मरना शुरू हो रहे हैं, यहाँ से जो आपके पास जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहा है, यानी स्टेशनरी फेज पे पहले आके वो स्टेशनरी हो गए, फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, वो ख़त्म होना शुरू हो गया, ठीक है, कम मरना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ से बिल्कुल एक दो रह गए, फिर उसके बाद कितना, जो लास्ट स्टेज तक पहुँचा वो कौन सा था, सिर्फ एक ही बैक्टीरिया पहुँचा, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर एंड हुआ, ये नहीं कि बहुत सारे बन गए, ठीक है। तो जो है ये आपके पास ग्रोथ फेज है, मल्टीप्लिकेशन रेट और डेथ रेट जो है वो सब समझ आ गया है। आगे चलते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बैक्टीरिया में दो तरह से होती है। जो मेनली होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मौजूद नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बदले यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, फिजन से और एंडोस्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। फिजन क्या है आपके पास, फिजन का मतलब कि टूटना है, ठीक है। और इसके बाद एंडोस्पोर आप अभी पढ़ते हैं, देखते हैं। फिजन कौन से कंडीशन में होती है, फेवरेबल कंडीशन। अच्छा, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर, प्रेशर और इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वो इनके जो है वो तरीके के, इनकी ग्रोथ के मुताबिक हो, ठीक है। अगर हार्श टेम्परेचर होगा, अगर जो है वो ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो ये क्या होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। इस कंडीशन में ये फिजन वाला काम नहीं करेंगे, इस कंडीशन में ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन का काम करेंगे, ठीक है। पहले ये क्या, जब फेवरेबल कंडीशन होगी यानी उनको उनकी रिक्वायरमेंट का टेम्परेचर मिल जाएगा, अपना उनकी रिक्वायरमेंट का प्रेशर मिल जाएगा, ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो फिर क्या करेंगे वो फिजन रिएक्शन, फिजन
रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा या कम, तो इससे क्या होना शुरू हो जाएगा, वो एंडोस्पोर बनाएंगे। और जब मेच्योरेशन का टाइम आएगा यानी कि जब उनका ये टाइम फेवरेबल हो जाएगा, तभी क्या करेंगे, नया स्पोर या नया मेच्योर बैक्टीरिया बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, यानी कि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और ना ही माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या होती है, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाना, दो सेल्स का मतलब एक सेल से दो सेल्स में बन जाना या 3-4 सेल्स में बन जाना, तो ये जो है वो आपके पास माइटोसिस होगी। ठीक है, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर सेल्स सिमिलर होंगे, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो ट्वाइस हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो माइटोसिस इसमें एब्सेंट होती है, इसमें माइटोसिस नहीं हो पाती। दे अंडरगो द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पर ये कौन सी जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे चलते हैं। हमारे पास कॉन्जुगेशन हो सकती है, ट्रांसडक्शन हो सकती है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों साइट्स को हम जो है वो, इन तीनों टाइप्स को हम आगे डिस्कस करते हैं विद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में आ जाइए। सबसे पहले बाइनरी फिजन आती है। फिजन जो है वो आपके पास बाइनरी फिजन कहलाती है। ठीक है, बाइनरी का मतलब कि आपको समझ आ रहा होगा, टू फिजन, यानी कि बाय का मतलब होता है दो, दो में टूट जाना फिजन कहलाता है। ठीक है, ये फास्टेस्ट मोड है, यानी कि बहुत फास्टली ये होता है, विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स इसको कंप्लीट करना होता है अपने आप को। डिवाइड्स इनटू 2 बैक्टीरियल सेल्स, और ये कितने बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड हो रहा है, 2 बैक्टीरियल सेल्स में। अकर्स इन द फेवरेबल कंडीशन, ये उस सूरत में काम करते हैं जब इनके लिए कंडीशन फेवरेबल होगी। वैन एम्पल सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि जब सप्लाई ऑफ द फूड एंड मॉइस्चर इज मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा अप्लाई जो है फूड की और मॉइस्चर की होगी, कंडीशन इनके पास फेवरेबल है। ठीक है, जब इनका एटमॉस्फेयर, इनका टेम्परेचर, इनका फूड सप्लाई, इनका मॉइस्चर जब जो है बिल्कुल इक्वल इनकी कंडीशन के मुताबिक होगा, तो फिर ये जो है वो आगे रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई कि ये किस तरह बाइनरी फिजन करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास हो गया एक बैक्टीरियल सेल, जिसमें आपके पास क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, कॉइल्ड जेनेटिक मटेरियल है, साथ ही यहाँ पे क्या मौजूद है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो कॉइल्ड हुआ है ये तो अपने आप को जो है वो खोल रहा है, पूरे जेनेटिक मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक खुल गया है। अब ये क्या काम करता है, इक्वल डिवीजन करता है। आधा जो है वो जेनेटिक मटेरियल इस पोर्शन में चला गया, आधा जेनेटिक मटेरियल इस पोर्शन में चला गया, विद न्यूक्लियोलस, दोनों की तरफ न्यूक्लियोलस भी गया है। फिर बीच में जो है वो सेल वॉल बनना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए सेल वॉल की अपीयरेंस हो रही है। फिर ये दोनों सेल आपस में जो है वो न्यूक्लियोलस उस तरफ चला जाते हैं दोनों, और बीच में एक लाइन बन जाती है जिसे न्यूक्लियर प्लाज्म कह सकते हैं या सेल वॉल। पहले इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, फिर इनकी सेल वॉल बनना शुरू हो रही है, और फाइनली क्या होगा कि इनकी सेल वॉल भी डिवाइड हो जाएगी। इस तरह एक सेल से दो सेल्स बन गए हैं, तो ये बाइनरी फिजन कहलाता है आपके पास। उसके बाद हम चलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की तरफ। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्स इनटू द स्मॉल मास। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वेजिटेटिव सेल एक लिया है, इसमें ये मौजूद है सारा। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, जिसमें आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल, ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। ये सबसे पहले क्या काम करेगा, ये एक तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा, ये सारा क्या करेगा, एक तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा। इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है स्मॉल मास के अंदर, इस तरह से एक मास राउंडेड बॉल बना लेगा, स्पोर पोस्ट बना लेगा। ठीक है, सिस्ट इज फॉर्म इनसाइड द पेरेंटल सेल, एक सिस्ट सी बन जाएगी, एक गोल सा राउंडेड मास बन जाएगा। इस मास को क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। देखें ये एंडोस्पोर बन गया। ठीक है, इसके अराउंड जो है वो क्या, स्पोर कोट बनना शुरू हो जाएगा। व्हेन पेरेंटल वॉल रप्चर्स, अब क्या होगी, जब पेरेंटल वॉल रप्चर होना शुरू हो जाएगी, किसी वजह से पेरेंटल वॉल रप्चर हो जाती है, फेवरेबल जब रप्चर हो गई तो एंडोस्पोर कहाँ चला गया, बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह से फ्री हो गया एंडोस्पोर। ठीक, इसने अपना क्या किया, एंडोस्पोर फ्री हो गया ऑन फेवरेबल कंडीशन। अब जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, द एंडोस्पोर इनलार्जेस टू फॉर्म द मैच्योर बैक्टीरिया। अब एंडोस्पोर क्या काम करेगा, बड़ा खुद ब खुद बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और कंडीशन अच्छी होने पे क्या होगा, एनलार्ज होकर एक नया बैक्टीरिया फॉर्म कर देगा। ये हो गई एंडोफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है। व्हेन टू जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि दो जेनेटिक मटेरियल्स हो लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहे हो। सोर्सेज क्या मतलब, दो अलग अलग बैक्टीरियाज हो, ये दो अलग अलग चीज़ें हो, उनसे मिल रहे हो, रीयूनाइट हो रहे हो। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से रीयूनाइट मिल रहे हो आकर, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
ठीक है, ये हो गई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के नाम से ये हो रहा है कि रिकम्बाइन हो रही हो या रीयूनाइट हो रहे हो कौन, दो जेनेटिक मटीरियल्स। अच्छा, अब टाइप्स पे आ जाइए इनकी जेनेटिक मटीरियल की। कॉन्जुगेशन हमारे पास पहली टाइप है। कॉन्जुगेशन होता क्या है, जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय पिलाए, ठीक है, या कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। पीछे स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हो, पिलाए क्या काम करता है, पिलाए कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल होता है। कॉन्जुगेशन क्या होती है, एक जेनेटिक मटीरियल का एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटीरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना हो अगर, तो वो किसकी मदद से होगा, ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब मौजूद है या पिलायस मौजूद है, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब भी कहते हैं इसे, ये दोनों मौजूद है। दोनों बैक्टीरियाज क्या करेंगे, एक दूसरे से अपना जेनेटिक मटीरियल शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्जुगेटिंग ट्यूब या पिलाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। आगे चलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की सेकंड टाइप पे आते हैं जो है ट्रांसडक्शन। जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय थर्ड पार्टी। या अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास स्टूडेंट्स के, इसमें जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, वो किसकी मदद से हो रहा है, एक तीसरी पार्टी की मदद से हो रहा है, यानी एक तीसरा कोई और ऐसा होगा, वायरस हो या बैक्टीरिया, कोई ऐसी चीज़ होगी जो क्या काम करेगी, उस बैक्टीरिया की इन्फॉर्मेशन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसकी एग्जांपल क्लास में पढ़ चुके हैं, लाइटिक साइकिल और बैक्टीरियोफेज की जब लाइफ साइकिल हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये तब हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, यहाँ से अपना इंजेक्ट करता है डीएनए, उसके साथ कंबाइन करता है और अपने ही जैसे बहुत सारे डीएनएस बना लेता है, यानी अपने जैसी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, बैक्टीरियल वॉल को रप्चर करता है और बाहर चला जाता है। यानी अब इस बैक्टीरिया के क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्रोटीन फैक्ट्री दोनों इस वायरस के अंदर मौजूद हो जाएंगी। ये किसी और वायरस के पास जाएगा और उसको ये डीएनए ट्रांसफर करता रहेगा, इसी तरह उसकी चेन चलती रहेगी। यानी कि इस बैक्टीरिया की जो इंफॉर्मेशन थी जेनेटिक, वो इस बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर हो गई, इसमें भी आगे कंटिन्यू इसकी जनरेशन चलती जाएंगी, ठीक है। तो बैक्टीरिया इटसेल्फ तो खत्म हो गया, लेकिन उसका जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरियोफेज के थ्रू आगे मुस्तकिल बढ़ रहा है। तो ये आपके पास ट्रांसडक्शन की टाइप है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की आपके पास आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि थर्ड टाइप जो आपके पास आती है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन विच बैक्टीरिया टेक अप फॉरेन जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट। यानी कि अब क्या होगा इसमें कि एक बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक, इसने क्या काम किया, थर्ड पार्टी को, यानी कि इसने जो है वो सेकेंड बैक्टीरिया में अगर अपना जो है जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफॉर्म करवाना है तो वो क्या करेगा, इसको हम पहले कट करेंगे, ठीक है। इसका जो डीएनए है, अगर किसी भी चीज़ में जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है किसी को, उसकी बॉडी में इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाए, सही, तो क्या काम कर सकते हैं, इस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उस बंदे की बॉडी से किसी भी चीज़ से इंसुलिन कट करेंगे, ठीक है। लाइक अगर ये इंसुलिन का एक पीस है, इसे कट किया और उसके आगे वाले सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया इस तरह, ठीक है, उसके सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहाँ पर देखो एक अलग से रेड कलर की लाइन, यानी कि क्या हो रहा है, इस इंसुलिन को कट कर कर दूसरे बैक्टीरिया में जब इंट्रोड्यूस या ट्रांसफॉर्म करवा देंगे तो अब जो नेक्स्ट सेल बनते जाएंगे वो इस तरह के ही बनेंगे। यानी कि जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही थी, अब क्या काम होगा, उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है। इसके बाद चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस तरह और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, इसकी जो है वो यूजफुलनेस भी है और हार्मफुलनेस भी है बैक्टीरिया की। तो पहले यूजफुलनेस की तरफ देख लेते हैं। डिकम्पोजर सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं बहुत अच्छे, लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये आपके पास मौजूद है। नाइट्रीफाइंग यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो नाइट्रोजन को या नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हो और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डिकम्पोजर्स के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि ये क्या काम कर रहे होंगे, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कन्वर्ट द प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू नाइट्रेट्स, यानी कि अब लार्ज अमाउंट में बहुत जो डेड बॉडीज़ हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो ह्यूमन की हो, अब उनकी डेड बॉडीज़ को ऑर्गेनिक मैटर आपके पास तो है, डायरेक्टली तो कोई भी चीज़ उसको ईट नहीं कर सकेगी क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स हैं। अब बैक्टीरिया इतने लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स को डाइजेस्ट तो नहीं कर सकेगा, तो वो क्या करता है, वो उन प्रोटीन्स को स्मॉलर या सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, ठीक है। उन प्रोटीन्स को, बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर
उसमें कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और नाइट्रेट्स में करने के बाद वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स आपके पास क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और क्रॉप की यील्ड बहुत अच्छी हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया, ये इसकी खासियत ये है कि एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया यानी कि ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हर्बीवोरस जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, हर्बीवोरस कौन कौन से होते हैं, गायें, बकरियां, ये तमाम हर्बीवोरस हैं जो घास खा रही हैं, ठीक है। हैव इन बैक्टीरियाज के पास क्या मौजूद है, सेलुलेज एंजाइम मौजूद है, ठीक है। इन बैक्टीरियाज के अंदर कौन सा एंजाइम मौजूद है, सेलुलेज एंजाइम मौजूद है, विच हेल्प हर्बीवोर्स इन डाइजेस्टिंग द सेलुलोज। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, किसकी, हर्बीवोर्स की, जिसकी वजह से क्या काम होता है, डाइजेस्टिंग में आसानी होती है, सेलुलोज की डाइजेस्टिंग में आसानी होती है। सेलुलोज जो है वो प्लांट से इनको मिलता है। अब नॉर्मल बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उनके हर्बीवोर्स के अंदर क्या काम हो रहा होता है, सेलुलेज एंजाइम मौजूद होता है, जो कि सेलुलेज एंजाइम कहाँ से मिल रहा है, बैक्टीरिया जो अंदर मौजूद है उनमें होता है, तो वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोट, हेल्प इन क्योरिंग ऑफ टोबैको लीव्स। ये इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हों, तो उनको इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया के यूजेस में आ सकता है कि एज अ सिम्बायोट्स एक्ट करते हैं। सिम्बायोट्स आपको पता है क्या होंगे कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं, यानी एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते, और क्या काम करते हैं, क्योरिंग ऑफ द टोबैको लीव्स, ये टोबैको के पत्तों को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की फर्मेंटेशन करवाकर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करवाने के प्रोसीजर्स में भी ये हेल्पफुल है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी दूध को दही में कन्वर्ट करने में भी ये हेल्पफुल है। मेडिसिनल बैक्टीरिया आपके पास क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड लाइक राइबोफ्लेविन फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है जिससे एंटीबायोटिक बनाई गई है, जिस बैक्टीरिया की मदद से एंटीबायोटिक बनी है वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम है। और कौन सी एंटीबायोटिक बनी है, वो राइबोफ्लेविन बनी है। और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्प कर रहे हो जेनेटिकली इंजीनियरिंग में, जो अभी पीछे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ के आए हो वो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की मदद से है, ठीक है। ई कोलाई इज ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि यूज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन के तौर पे ह्यूमंस के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंसुलिन फॉर डायबिटीज। यानी क्या कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, इंसुलिन बनाने में हेल्पफुल हो रहा है कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया। डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए स्पेशली यूज किया जा रहा है और बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स को बनाने में हेल्प कर रहा है ई कोलाई बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे आपके पास, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेनिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी डिजीज इन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमंस में कौन कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, टाइफाइड बैक्टीरियाज हैं, ऑब्वियसली आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, टाइफाइड कॉज कर रहे हैं, टेटनस कॉज कर रहे हैं, फूड पॉइजनिंग एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये ह्यूमन में कॉज कर रहे हैं। प्लांट्स में ये आपके पास ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, यानी कि जो आपके पास गोभी है उसके ऊपर ब्लैक कलर की जितनी भी अपीयरेंस होगी, पर्पल और ब्लैक कलर की, वो इनकी वजह से होगी। सिट्रस कैंकर, कीनू और नींबू वगैरह पे क्या होता है, अगर वो जैसे मतलब बैक्टीरिया की वजह से वाइट सी चीज़ अपीयर होना शुरू हो जाती है। और रिंग रॉट इन पोटैटो, और पोटैटो के अंदर भी रिंग बननी शुरू हो जाती है जब बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करता है। फूड स्पॉयलेज, ये बहुत ज़्यादा फूड को स्पॉयल कर सकता है फर्मेंटेशन की वजह से, यानी उसमें क्या काम करेगा, उसको फर्मेंटेट कर देगा, शुगर को दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है पेट्रिफिकेशन में, और डिकम्पोजिशन किसी भी चीज़ को बर्बाद करने में। अगर जैसे लेदर को भी लगता है बैक्टीरिया, तो वो लेदर बिल्कुल किसी काम का नहीं था, लेदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो डिकम्पोज हो जाती है लेदर, ठीक है, बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेगी बैक्टीरिया अगर उस पर लग जाए। और ये एक रोटन जो है वो ब्रेड है, इसमें जो है वो बैक्टीरिया का दिखाया गया है कि जिसको फफूंदी भी कहते हैं, और फर्मेंटेशन भी इसी वजह से हो रही है, प्यूट्रिफिकेशन और डिकम्पोजिशन। इसके बाद कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसमें डिस्ट्रप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेंस, इनकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया जाए तब ये कंट्रोल में आ सकते हैं। यानी लाइफ साइकिल कैसे कंट्रोल, जैसे इनको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए या टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, तब इनकी जो है लाइफ साइकिल जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। इम्यूनाइजेशन करवाई जाए और वैक्सीनेशन करवाई जाए, ये दोनों काम करवाए जाएंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल की जाए। इम्यूनाइजेशन यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करवाया जाए और वैक्सीनेशन लगवाई जाए, तब जाकर ये बैक्टीरिया जो है वो कंट्रोल में भी आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, जो डिजीज़ या कोई बीमारी लगी, अब जो बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हुई है इसको आइडेंटिफाई करें, उसे कंट्रोल करें और उसकी ट्रीटमेंट करें, तो इस बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। चीज़ को स्टेरलाइज करके अगर यूज़ किया जाए तो फिर ये क्या है, स्टेरलाइजेशन करके अगर करें तो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएँ, एंटीसेप्टिक्स को यूज़ कर कंट्रोल किया जाता है। हेल्थ अवेयरनेस इज गिवन टू द पीपल।
लोगों को हेल्थ अवेयरनेस दी जाए अबाउट द बैक्टीरिया एंड क्वारंटाइन इफ इन्फेक्टेड। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको चाहिए कि आप लोगों से सेपरेट हो जाए। तो आज जो है वो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश हो रहा है। इसके बाद हमारा नॉस्टॉक का चैप्टर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।